नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। मैं अनम फातिमा। लोकसभा चुनाव का आपका अपना शो सत्ता का संघर्ष लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज बात होगी देश की सबसे जानी मानी सीट, वीआईपी सीट, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट की। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार, सब कुछ बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए बरखुरदार। बात की जाए 2019 लोकसभा इलेक्शन के नतीजे की तो इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। इलाहाबाद लोकसभा सीट से रीता बहुगुणा जोशी तो फूलपुर लोकसभा सीट से केसरी देवी पटेल सांसद हैं। और आप गौर करिए कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन एनम ये कितनी क्रूशल सीट है इलाहाबाद लोकसभा और फूलपुर लोकसभा सीट कि अब तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। चलिए बात करते हैं जनता से और जानते हैं उनके सांसद का हाल। तो चलिए हम आपको सबसे पहले रूबरू कराना चाहेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर प्रयागराज के जाने माने लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, हम चाहेंगे आप अपने लिए ताली ज़रूर बजाएं। और आप देखिए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ प्रयागराज के प्रबुद्धजन नागरिक लोग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रयागराज का लोकल मुद्दा क्या है और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बताएँ, प्रयागराज की जो सांसद हैं केसरी देवी पटेल की बात की जाए या फिर रीता बहुगुणा जोशी की, उनके रिपोर्ट कार्ड से आप कितनी संतुष्ट हैं? देखिए, प्रयागराज बुद्धिजीवियों का शहर है और प्रयागराज का जो मूड होता है वो देश का मूड होता है। और प्रयागराज का मूड है कि अब की बार 400 पार मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी में प्रयागराज का सतत विकास हुआ है। आज आप सड़कों पे निकल जाइए, आप अपराध के मामले में देख लीजिए तो प्रयागराज ने इतिहास कायम किया है माफियाओं को जमींदोज करने का, नस्तो नाबूद करने का। तो बिल्कुल कई मुद्दे हैं, माफिया राज का सफाया है और जो महिलाओं के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, प्रयागराज को कितना बदलता हुआ आपने देखा पिछले 10 सालों में? आप एक बात देखिए, इतने फ्लाईओवर बने जो कि मेरे ख्याल 60 साल की उसमें नहीं बन पाए। चाहे आप यहाँ से देख लें जीआईसी के सामने से, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से, चाहे वो बालसन के आगे जाके फ्लाईओवर बना है। इतने फ्लाईओवर्स और सड़कों का इतना चौड़ीकरण, इतनी तो आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप क्या कहेंगे 10 सालों का? जीरो 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 जीरो, क्योंकि इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम नंबर 1, बलात्कार नंबर 1 भारत है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ज़्यादा बलात्कार, लूट, हत्याएं, गाजीपुर से गाजियाबाद तक आप कहीं भी चले जाएंगे, कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहाँ पे लूट, हत्याएं, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल अपराध एक बड़ा मुद्दा है। यूपी में क्या माफिया राज खत्म हुआ है? महिलाएं क्या सुरक्षित हुई हैं? आप बताइए। प्रयागराज और पूरा प्रदेश और देश सुरक्षित है। ये जो बात कर रहे हैं एकदम फर्जी है। इनसे कहिए कि सत्य कर दे तो सत्य नहीं कर पाएंगे। ये इतना खुशहाल प्रदेश है, देश है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 10 साल का जो पहले था, आज देखिए चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। क्या कहेंगे विकास की गंगा? देखिए, पहली चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप शुरू करें गाजीपुर से गाजियाबाद तक, मथुरा से मेरठ तक, रामपुर से लेकर सहारनपुर तक, इलाहाबाद से लेकर फर्रुखाबाद तक चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार हुए। ये बात तो हो गई। आप युवा हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया सर? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लगातार जात विशेष के नाम पे युवाओं का एनकाउंटर किया जा रहा है। जात विशेष के नाम पे लोगों फर्जी मुकदमे लाए जा रहे हैं। जात विशेष के नाम पे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में राजनीति करने वाले छात्रों पे जातिवाद पे राजनीति हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यहाँ पर और ये युवाओं का ही गढ़ है। और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ये पुलिस वालों ने बटों से मारा है और घुस घुस के। और देखिए, पेपर लीक के लिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पूरा फेमस हो गया है। इसमें योगी के ही गुंडे, योगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो ठेका लेते हैं पेपर लीक कराने का यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश। दो मुद्दे उठाए। इलाहाबाद हॉस्टल में किस तरह के छात्र रहते हैं? हालांकि अतीक अहमद केस में हमने देखा था कि मुस्लिम हॉस्टल से उस जगह पर साजिश रची गई थी, इसलिए हॉस्टल की बात ये कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो मुद्दा उठाया, आप उस पर क्या कहेंगे? ये जो मुद्दा उठाया, इन्होंने जो कहा है, ये तो सपा सरकार में होता था।
आज भारतीय जनता पेपर लीक बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक इन्हीं के लोगों ने कराया है, अब इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। वो पेपर लीक का मामला, पेपर लीक आप कराए हैं। कौन कराया? भारतीय जनता पार्टी के सारे ठेकेदार नेता है, उन लोगों ने पेपर लीक। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो वो पेपर लीक आप लोग कराए। पेपर लीक जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उन्हीं का हाथ है सरकार को बदनाम करने की। ये सपा बसपा उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का साजिश कह रहे हैं, साजिश है। पेपर लीक की जो, एक मिनट भैया, पेपर लीक की जो बात है, इसके ऊपर आरोपी पकड़ा गया और इतनी जल्दी आज तक किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी जो योगी जी और मोदी जी ने की। चलिए, योगी जी ने सिपाही भर्ती के लिए किया, उसके बाद आरओ के लिए किया। और भी मुद्दे हैं। रोजगार पे बात होगी। रोजगार, हाँ बताइए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आज इतना बड़ा घोटाला देश के अंदर हुआ है। मैं चाइना से चंदा लिया है, पाकिस्तान से चंदा लिया है, गौ माता के नाम से राजनीति करने वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लोगों का चंदा है। आप पहली बात तो एक बात बताइए, इतने चिल्लाने से ये अपने आप प्रतीत होता है कि क्या स्थिति है। और जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लेकर के आएंगे। राम की बात हुई तो आप समझ लीजिए कि राम मंदिर क्या चुनावी मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और यहाँ राम रोम रोम में बसते हैं, और जो उसमें बाधा बनेगा, जो हमेशा कत्ल और ये करेगा, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपके दिल में बसते हैं राम? आपके दिल में है? हाँ, राम है। सुनिए, मैं राम का नाम ईमानदारी से लेता हूँ, राम का नाम दुकानदारी से लेते हैं। ठीक है, हमारे ये सिर्फ राम को लेकर चलते हैं, हम राम को लेकर चलते हैं, हनुमान को लेकर चलते हैं, शंकर को लेकर चलते हैं, पार्वती को लेकर चलते हैं, हम 9 देवियों। राम मंदिर बनने का क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? राम मंदिर बनने का बीजेपी को फायदा? राम मंदिर बनने का बीजेपी को कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। देश की जनता जान गई है कि राम मंदिर का जो प्रतिष्ठान किया है, इसलिए किया है कि वो वोट में बदल जाए, लेकिन उसमें जो लोग पहुंचे वो देश के सारे कॉर्पोरेट के लोग पहुंचे थे। जनता तो कोई वहाँ पहुंची नहीं है, जनता कोई भी नहीं गई है, और सारे बड़े लोग गए। बड़े अफसोस की बात है कि सारे शंकराचार्य एक भी नहीं गए। तो बिल्कुल नाराजगी थी शंकराचार्य की। आप हमारे साथ एनम भी जुड़ी हुई हैं, कुछ महिलाओं के मुद्दे हैं जो आप बताएं। जी बताइए। देखिए, आज ये जो विरोधी कह रहा है या लोग कहते हैं कि राम, आप एक बात बताइए, रामचंद्र जी के नाम पे जो टूरिज्म का विकास हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट का विकास हुआ, ठीक है, और सुनिए मेरी बात सुनिए, जितना ज़्यादा हमारा जो स्पेस में यान गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी भाजपा सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट लाया है कि आज भारत विश्व के अंदर अपने स्पेस भेज पा रहा है। तो राम के द्वारा हम एक आदर्शों की स्थापना कर रहे हैं और हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, टूरिज्म दे रहे हैं, जिससे न केवल भारत के लोग, विदेशी भी यहाँ पर पर्यटक के जरिए हमारी ऊपर जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, एक सवाल है मेरा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, विकसित भारत कैसे बनेगा? मैम देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड भैया, भारतीय जनता पार्टी काल में रेल, भेल, घेल, सेल, BSNL, IIT, IIM बिक गए, रेलवे विकास सारी चीजें बिकी जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। कहाँ है ये देश को पंग बनाने वाले? संविधान खत्म हो रहा है, इनका कहना है संविधान खत्म हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व तो लाए, कहाँ आपका दल खत्म हो रहा है? आपकी पार्टी में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप एक केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं ला पा रहे हैं। और अब टूरिज्म को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में टूरिज्म, तारामंडल, सुनिए, तारामंडल हमारे प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी ने दिया, आजाद पार्क कांग्रेस पार्टी ने दिया, लाइब्रेरी, सुनिए, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस पार्टी ने दी। आज बताए विकास का, शिक्षा स्तर से विकास होता है, न कि घंटी बजाने से होता है, आस्था की बात होती है। यदि हमारा टूरिज्म की बात करें तो हमारे जिस जिले में, जिस स्टेट में जाएंगे, हर जगह टूरिज्म बना। सवाल मेरा, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? रात में महिलाएं सुरक्षित होकर निकल सकती हैं? बिल्कुल मैम, हम एक बिजनेस वुमेन हैं और हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, आप पहले देखिए कि कितने स्टार्टअप हुए थे 2014 से पहले के, कितने स्टार्टअप MSME में हुए थे। अभी वो 350 का शायद डेटा था आई गेस, अभी वो आज की डेट में 1,47,000 का डेटा है जितने नए स्टार्टअप्स हुए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, और बाकी महिलाओं की नीतियाँ हैं जो अवेल हो पा रही हैं, अब महिलाएँ अवेल कर पा रही हैं उन नीतियों
लड़कियों को, और उससे हमारी जो महिलाएं हैं वो भी एम्पावर हो रही हैं। सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं आज बाहर निकल सकती हैं और वो निकल के अपने कार्य कर रही है। लेकिन मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, हल्ला मचाने से केवल अराजकता बढ़ती है, हल्ला मचाने से मुद्दे नहीं साबित होते हैं। संदेश खाली की घटना पे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार ने संरक्षण दिया, उसके लिए हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और आप इस बात का केवल वो करके देखिए कि संदेश खाली अगर उत्तर प्रदेश में होता तो पैरों में गोली लगने के साथ अपराधी सलाखों के पीछे होता। संदेश खाली की वजह से अतीक की बात हो रही है एनम, यहाँ पर अतीक अहमद को किस पार्टी ने टिकट दिया था? अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने दिया था। और बताइए, अरे भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए पहले, भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी की, सुनिए पहले, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल ने अतीक अहमद को नेता बनाया था। बुलडोजर चला। ऋचा मैडम को अभी विधानसभा में कौन टिकट दिया था? सपा पार्टी दी थी, अभी आपके पार्टी में चली गई। बुलडोजर चला है जो ऋचा मैडम को, आप पर आरोप है, आप पर सीधा आरोप है। मेरे ऊपर सीधा आरोप है। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर वैचारिक रूप से हम गलत थे और हमने उसको करेक्ट कर लिया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने में नेता जो है, नेता दल बदलते रहते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ एक चीज, इनको शांत कराइए, इनसे ये पूछिए, हम लोग ने तो कह दिया 400 पार, है ना, और इनसे पूछिए आप कितना पार कर रहे हो? 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार, ये सब इनका जो है सब प्रोपेगेंडा है। 400 पार, 272 का जादुई आंकड़ा तक पहुंचेगी बीजेपी। देखिए यहाँ पर सुनिए, पहले फूलपुर लोकसभा सीट और इलाहाबाद लोकसभा सीट, फूलपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे ना, यहाँ से जो माननीय सांसद केसरी देवी पटेल है ना, अगर आप विकास की बात करेंगे, मैंने और भी कई बार कहा है, उनको यहाँ के गांवों के नाम भी नहीं पता है, वो विकास क्या करेंगी? सांसद को गांव का नाम नहीं पता। एनम से हम जानेंगे जाति समीकरण फूलपुर का क्या है? जाति समीकरण फूलपुर के जाति समीकरण की बात की जाए तो वहाँ पे जो है पिछड़ी जाति की बात की जाए तो 3 लाख दलित हैं वहाँ पे, 2.5 लाख जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, 2.5 लाख वहाँ पे आपको यादव मिलेंगे और लगभग 1.5 लाख कुर्मी और आपको 2 लाख के करीब कुर्मी और 1.5 लाख आपको वैश्य और ब्राह्मण मिलेंगे। ये वही सीट है जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते, ये वही सीट है जहाँ से लोहिया जीते, ये वही सीट है जहाँ से अतीक अहमद भी जीत कर आए, कपिल मुनि करवरिया भी जीते। आज की बात करें तो आज जो है जनता नाराज है, जनता नाराज है। जनता नौजवानों की कुछ बात होगी। आए दिन पेपर लीक हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है। क्या चर्चा हुई, क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाराज है ना। अभी इन्होंने कहा महिलाओं की, यही सहारनपुर में 5 साल की बिटिया भात कहते कहते मर गई। इसी जिला पंचायत बलाप्रमुखी के चुनाव में निर्वस्त कर दिया गया। या तो महाभारत में ऐसा हुआ था, या तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसा हुआ। आजादी के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराध कर लगाम नहीं लग पाई, ये कहना है। मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी है? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए जो अभी आप लोग नाकाड़ा बताया है ना, कुर्मी इतने वो कितने, सुनिए पटेल जितने या कुछ नहीं, यहाँ पे हिंदू है और हिंदू जानते हैं बहुसंख्यक है, और वो हम लोग जानते हैं 400 सीटें पास होंगी मोदी जी के नेतृत्व में। इलाहाबाद सीट की बात की जाए, प्रयागराज कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो ये यहाँ ब्राह्मण चेहरा कौन होगा उम्मीदवार? देखिए कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा। और आपका उम्मीदवार कमल फूल होगा। मोदी जिताएंगे चुनाव, मोदी जिताएंगे। कह रहे उम्मीदवार नहीं, मोदी जिताएंगे चुनाव। देखिए खुद का, इनके खुद की जो उम्मीदवार है उनके गट्स ही नहीं है, क्योंकि वो विकास मोदी जी खुद ही चुनाव हार रहे बनारस से। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। अरे अब तक तो रिकॉर्ड जीत उन्होंने। अरे वो सब जुमला है। 400 पार नहीं, कांग्रेस का 450 पार है। अब की आप देखिएगा, अब की कांग्रेस 450 पार करेगी। 2014 में अब की बार मोदी सरकार, 2019 में चौकीदार, और अब 2024 की बात की जाए तो मोदी की गारंटी की बात हो रही है। लेकिन कोई कह रहा है कि वो तो खुद चुनाव हार जाएंगे, प्रधानमंत्री खुद चुनाव हार जाएंगे। हम बता रहे, एक सेकंड, रथ यात्रा पे बैठा है गुरु अडवाणी की गारंटी नहीं हुई, एकता यात्रा पे बैठा है जोशी की गारंटी नहीं हुई, गुरु केशु भाई पटेल की गारंटी नहीं हुई, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई की गारंटी नहीं हुई, अग्नि को साक्षी देकर 7 फेरे लेने वाले। कौन हराएगा मोदी को? मोदी को गारंटी क्या हराएगा? इंडिया गठबंधन हराएगा। इंडिया हराएगा। इंडिया 10 करोड़ की शर्त जो कह रहा है मोदी को हराएंगे, 10 करोड़ की शर्त लगा रहे हैं। एक सवाल देखिए, विपक्ष से सिर्फ एक सवाल, उनका प्रधानमंत्री का
चेहरा क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं और उनकी अपनी सीट के बंटवारे नहीं हो रहे? कौन हराएगा? परिवार की तिजोरियां नहीं भर रही। एक नौजवान हराएगा। क्या हाईवे बना दिया, नौजवान हाईवे पे सोएगा? नौजवान हाईवे पे सोएगा? नहीं ना, उसको नौकरी चाहिए ना, रोजगार चाहिए। क्या हाईवे पे सोएगा? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। अरे भाई हमें एक बात बताइए, 70 साल राज्य किया, कितना रोजगार दिया, उसको डिफाइन करें ना। 70 साल आप राज किए, 70 साल। मैकडोनल्ड बांध के ये हिसाब नहीं दे पा रहे और ये 70 साल का हिसाब मांग रहे। अबे ये भ्रष्टाचार के पूरे की पूरे लिप्त है और आज पूरा देश इनको देख लिया कि नंगे हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के अंदर ये पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं। भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर रही है। एक खास परिवारों की तिजोरियां नहीं भर रही, क्योंकि हमारा पूरा देश एक परिवार है, इसलिए कुछ परिवारवादी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। परिवार मणिपुर में देखिए, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। राजनाथ सिंह के बेटे सुषमा स्वराज की बेटी, क्या परिवारवाद नहीं? अमित शाह का बेटा परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह के बेटे, क्या वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? मेरा विपक्ष से क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ मेरा लड़का मोदी हो जाए या और सभी का हो जाए, ये कहते कि इनका लड़का राहुल या अखिलेश हो जाए, मैं जानू इस बात को कह दे या कोई आदमी, मैं इसका विपक्ष के ऊपर क्वेश्चन देता हूँ। देखिए ये इनका सवाल है। गोडसे नहीं होना चाहिए। नहीं होता है। गोडसे क्या होता है? आज इस ऐसी सरकार में कोई गोडसे नहीं रह गया है। चलिए, क्या घर घर शौचालय बना? क्या घर घर लोगों के घर पर गैस पहुंची? क्या घर घर लोगों के बैंक अकाउंट खुले? क्या घर घर लोगों की गलियां बनी, बिजली पहुंचे, नल पहुंचे? ये तमाम चीजें हैं, आप भी चर्चा करते हैं। इसीलिए लोग अपने खास परिवार को छोड़ के हमारे पूरे भारत परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और कमल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब की बार 400 के पार। और ये मोदी का परिवार के लोग हैं। आप बताइए, 400 पार। परिवार नहीं था। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ नंगा घुमाया गया, क्या मोदी के परिवार वो नहीं था? मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, ये सवाल है। देखिए, मैं बताऊं, इनको राजनीति करना है। प्रयागराज की चिंता नहीं है, मणिपुर की चिंता ही करते हैं। प्रयागराज में जिसमें करेली में कांड हुआ था, तब कहाँ थे उतनी समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? मदरसा कांड कहाँ चला गया? तब उतनी समय कोई सरकार नहीं देखने आई थी। हम प्रयागराज में हैं। आज प्रयागराज सुंदर प्रयागराज है, प्रयागराज इज्जतदार प्रयागराज है। आप उसके साथ साथ देखिए, कुंभ की नगरी है। बता दीजिए आप, चाहे मेरे सांसद, मेरा विधायक, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, किसी पे एक लाछन कोई लगा दे। चलिए, अब पार्टी के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका उम्मीदवार कौन है। आपकी पार्टी का उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये हमारा आंतरिक मामला, पार्टी का उम्मीदवार कौन? ये हमारा आंतरिक मामला है और मंथन चल रहा है। हाँ, ये जो कह रहे हैं गोडसे, मैं बता दूं, जब लोहिया गांधी और गांधी चुनाव पे चर्चा करें। हाँ, अरे सुनिए, पहले अभी इन्होंने गोडसे का नाम लिया। जब लोहिया गांधी और अम्बेडकर के मानने वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गोडसे, गोलकर, सावरकर के मानने वाले लोग मुखबिरी क्यों कर रहे थे? गुलामी के दौर में डीएम की वेतन जब 60 रुपए थी, 39 रुपए थी, मुखबिरी करने वाले सावरकर की वेतन 60 रुपए। जवाब दीजिए, जवाब। देखिए, ये लोग गांधी और गोडसे कह के भटकाना चाहते हैं। गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर चलते थे, गांधी जी ने स्पष्ट रूप से सीए लागू करने की बात की थी, लेकिन सीए के मुद्दे पे आज इनका क्या स्टैंड है ये स्पष्ट नहीं है। और जहां तक पेपर लीकेज की बात ये कर रहे हैं लगातार युवा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी जो लीकेज व्यवस्था छोड़कर गई थी, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरुस्त कर रही है। और आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, चलिए, तमाम मुद्दे आज हमने उठाए, उसमें महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा पेपर लीक का मामला भी रहा, लेकिन आखिर व्यापार की क्या स्थिति है, इस पर बात करते हैं। क्या है व्यापार की स्थिति? मैं उद्योग के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से 25-30 साल पहले उद्योग लगाना एक बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी। आज उद्योग लगाना बहुत आसान है, सारे काम बहुत आसानी से हो सकता है।
एमएसएमई के लोग बहुत खुश हैं और सारे काम बहुत आराम से हो जाते हैं। जीएसटी वगैरह लागू होने से कोई दिक्कत है? जीएसटी से और आराम है। आसान हुई है पूरी जीएसटी लागू होने ये आसान हुआ है, आसान हुई है। 48,000 व्यापार बढ़ा है, उससे जो है जीएसटी से व्यापार बढ़ा है। तो आप ये देखिए संगम नगरी प्रयागराज में जनता का जो रुझान हमको मिल रहा है, तमाम राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई। और बड़ी बात ये है एनम कि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार प्रयागराज से नहीं उतारा है। अब देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस किस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे लोकसभा सीट इलाहाबाद की बात की जाए या फूलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबका एक बार तालियों से मैं अभिवादन करना चाहूँगा और सभी मुद्दों पर हम अपनी आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।